नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विथ वर्मा पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पुरानी सीआरपीसी और अब जो बन चुकी है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। दोस्तों ये आपके यूपी APO एग्ज़ाम के लिए, ये आपके यूपी SI एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ ही ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए क्योंकि पुलिस, मजिस्ट्रेट और अन्य व्यक्ति जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं आपराधिक विधि के संबंध में, वो इसी के अंतर्गत कार्य करते हुए करते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो हमारा APO एग्ज़ाम जिसकी नोटिफिकेशन आप सभी को आज मिल गई होगी, आप सभी ने देखा है 182 वैकेंसी है, यानी कि इतनी बड़ी वैकेंसी। और उसके बाद इसमें जो संख्या बल आने वाला है तो 90,000 फॉर्म भरने वाले हैं, तो 182 छोटी हमें लिखती है। तो उसमें अपनी एक सीट पक्का करने के लिए क्या होगा कि मुझे एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना होगा। और मैं बताऊं कि पिछली बार हमारे एक साथी मित्र ने जो पेपर दिया था तो उन्होंने 100 में से 97 क्वेश्चन सही करके आए थे ला से। तो यानी कि इतने बड़े लोगों से हमारा कंपटीशन है, इसलिए मुझे मजबूत तरीके से है। इसलिए मैं परीक्षा की शुरुआत में ही इस पूरी वीडियो को आज पहले दिन से पूरी वीडियो बना के आप सभी को पहुंचा देंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप सब उसको पढ़ना और उसके साथ एक एक चैप्टर करके डिटेल में भी हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन इसको डेली पढ़ना है क्योंकि जितनी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिनको हमको रट के ही जाना है, घोट के पी जाना है, उन बातों को आज मैं बता दूंगा और डिटेल में हम आपकी क्लास लेते रहेंगे जैसा कि आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा जो हमारा नया एक्ट है, इस एक्ट पर राष्ट्रपति जी ने अपनी सहमत कब दी। तो राष्ट्रपति जी ने 25/12/2023 को इस पर सहमत दी थी, यानी 25 दिसंबर 2023 को, और ये लागू हो गए थे 1 जुलाई 2024 को। और इसका एक्ट नंबर है 46/2023 का एक्ट है। तो ये हमने जान लिया। और इसके साथ 1 जुलाई 1882 को एक और आपका एक्ट लागू हुआ है, जो आप सभी जाके इस पर लिख लेना। TPA का एक्ट भी 1 जुलाई को लागू हुआ था। और हमारा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो भी 1 जुलाई को लागू हुआ था। तो इस तरीके से हम देखेंगे पुराने और नए प्रोविज़न में क्या क्या था, यानी कि कहीं हमसे अगर पूछ लिया गया तुलनात्मक में, क्या हम एक नंबर गलत करके आएंगे? नहीं। तो हम देखते हैं कि CRPC जो हमारा पुराना था उसमें 37 अध्याय थे और 484 धाराएँ थी जो समाप्त हो चुकी हैं। अब हमारा जो नया एक्ट बन के आया है उसमें 39 अध्याय हैं, 531 धाराएँ हैं। अब ये हमारा BNSS लागू है। इतनी बातें जान लिया। तो ऐसा नहीं है कि चैप्टरों की संख्या बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि धाराओं की संख्या बढ़ी है। जो हमारी ABCD करके चैप्टर थे उनको अब संख्या में दे दिया गया है, इसलिए हमारी बढ़ गई हैं। जो हमारी ABCD करके अमेंडमेंट द्वारा जो सेक्शन जोड़े गए थे उन्हीं सेक्शन को अब क्रम वाइज कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर संख्या आपको 531 दिखाई दे रही, यानी कि संख्या पहले भी 531 ही थी। क्लियर हो गया आप सभी को? फिर हम बात करेंगे इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले उसके चैप्टर को खाका पूरा पता हो जाना चाहिए कि आखिर हम इसके अंतर्गत पढ़ते क्या हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इसमें साधारण प्रावधान है, कुछ अन्वेषण संबंधित प्रावधान है, कुछ जांच संबंधित प्रावधान है और कुछ विचारण संबंधित है। तो हम साधारण जितने प्रावधान हैं उनको एक साथ रख के याद कर लेंगे। जो अन्वेषण संबंधित प्रावधान है उनको एक साथ हम पढ़ेंगे और जांच संबंधित प्रावधान के चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे और विचारण संबंधित जो प्रावधान है उनको एक साथ पढ़ेंगे। तो जब साधारण में आप आते हो तो पहला चैप्टर जो प्रारंभिक है वो साधारण बात करता है। दूसरा चैप्टर दंड न्यायालय का गठन की बात करता है। तीसरा चैप्टर न्यायालयों की शक्ति के बारे में बात करता है। चौथा सब चैप्टर जो बात करता है पुलिस मजिस्ट्रेट की सहायता कब करेगी, इसके बारे में है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता के बारे में चौथा चैप्टर है। फिर आपको 30वां चैप्टर पढ़ना है मृत्यु दंडादेश की पुष्टि हेतु प्रस्तुत करना, यानी मृत्यु दंडादेश की पुष्टि हेतु प्रस्तुत करेंगे, इसके बारे में 30वां चैप्टर। फिर आपको 10वां चैप्टर पढ़ना है भरण पोषण पत्नी संतान माता पिता के, इसके बारे में। 12वां चैप्टर ये भी साधारण बात करता है पुलिस निवारक कार्य के बारे में। 11वां चैप्टर भी आपको लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए साधारण बात करता है। और फिर 14वां चैप्टर जांच विचारण में दंड न्यायालय को अधिकारता, ये सारे साधारण के अंतर्गत आते हैं। फिर हम
देखते हैं कि अन्वेषण संबंधित चैप्टर कौन से हैं। तो अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है, पुलिस को इतला यानी सूचना। इसका जो 5वां चैप्टर है जो गिरफ्तारी संबंधित है, ये भी सब पुलिस से संबंधित है, ये पढ़ना है। 6 है जो हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ हैं, उनको हम अन्वेषण के अंतर्गत देखेंगे। 24 है कारागार में विरुद्ध जो निरुद्ध व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी की हाजिरी कैसे होगी, उसके बारे में 24 में बात की गई है। चैप्टर नंबर 7 भी आपको पढ़ना है, चीज़ों को पेश करने हैं तो आदेशिकाएँ। चैप्टर नंबर 9 परिशांति कायम रखने हेतु बंधन पत्र, और चैप्टर नंबर 35 जमानत और बंधन पत्रों के बारे में उपबंध। ये जो भी पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो भी बंदा पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है, केवल अगर यही चैप्टर पढ़ के चला जाए तब भी उसका सीआरपीसी में कोई भी क्वेश्चन यानी बीएनएसएस का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। मैं बता रहा हूँ अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन इन्हीं धाराओं इन्हीं पार्ट से आएगा, यानी कि पुलिस को इतला से संबंधित चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 5 गिरफ्तारी, चैप्टर नंबर 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ, चैप्टर नंबर 24 कारागार में जो परिरुद्ध है या निरुद्ध व्यक्ति की हाजिरी, और चैप्टर नंबर 7 चीज़ें पेश करने हेतु आदेशिकाएँ, और 9 प्रशांति कायम रखने हेतु बंधन पत्र, और 35 नंबर चैप्टर जमानत। इसके बारे में जो प्रावधान है यही आपसे पूछे जाएंगे। फिर जांच संबंधित, जांच कौन करता है? मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट से जितने चैप्टर हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे। कार्रवाइयाँ शुरू करने हैं तो अपेक्षित शर्तें जो हैं वो 15 पढ़ना है। 16 मजिस्ट्रेट से परिवाद करेंगे, वो भी पढ़ना है। 17 मजिस्ट्रेट के समझ कार्रवाई शुरू करने के बारे में है, उसको पढ़ना है। 26 हमको पढ़ना है जांचों तथा विचारणों के बारे में, साधारण उपबंध क्या है। चैप्टर 33 पढ़ना है आपराधिक मामलों का अंतरण कैसे होना है। 38 पढ़ना है परिसीमा काल। फिर हमको विचारण संबंधित जो है सेशन ट्रायल चैप्टर 19 में है। मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले का विचारण 20 में है। मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों का विचारण चैप्टर नंबर जो है 21 में है। संक्षिप्त विचारण 22 में है। अभिवाद सौदेबाजी 23 में है। आरोप के बारे में 18 में पढ़ना है। 25 में जांच एवं विचारण में साक्ष्य के बारे में है। 29 निर्णय के बारे में हमको पढ़ना है। 31 अपील के बारे में। 32 निर्देश और पुनरीक्षण के बारे में। 34 दंडादेशों का जो है निष्पादन, परिहार और लघुकरण, और अंतिम चैप्टर जो है अनियमित कार्यवाहों के बारे में 37 नंबर हमको पढ़ना है। तो इस तरीके से हमको बांट के सारे चैप्टर को देखना है। ये एक बार 2 बार आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगी। तो पहली धारा आप सब हम देखते हैं। बेयर आप सब निकाल लेना क्योंकि बेयर की लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है देखना। पहली धारा क्या कहती है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जब आप बेयर देखोगे तो उसमें बात की गई है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस धारा में आपने देखा होगा 3 उपधाराएँ हैं। पहली उपधारा में कहा जाता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। फिर जब इसकी उपधारा 2 देखते हो, उपधारा 2 में कहता है कि इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित उपबंध से भिन्न नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र को लागू नहीं होंगे। यानी कि 9, 11 और 12 के अलावा कोई भी उपबंध नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होंगे, और सारे उपबंध पूरे भारत में लागू होंगे। ये बात कह देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि जनजातीय क्षेत्र से क्या मतलब है। इसके स्पष्टीकरण में जब देखोगे तो जनजातीय क्षेत्र से यहाँ बताया गया है कि जनजातीय क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र प्रेत है जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में दिया गया था। और ये आपको याद रखना है 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में दिया गया था। उस अनुसूची की बात की जा रही है, उस जनजातीय क्षेत्र की बात की जा रही है। फिर ये कहते हैं कि यथा निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्र में शामिल थे और शिलांग नगर पालिका के स्थानीय सीमा के क्षेत्र के विस्तार से भिन्न थे। तो ये, और जो मैंने नोट्स देखा है, नोट्स में आपको मैंने तुमको याद क्या करना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 संपूर्ण भारत पर लागू है। कब से लागू है? 1 जुलाई 2024 से, और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने दिया था। इसमें पहली अनुसूची के बारे में बात की गई। तो पहली अनुसूची में बीएनएस 2023 की जो धारा 106(2) से संबंधित प्रविष्टि के उपबंधों के सिवाय प्रवृत्त होंगे। 106(2) वही जो ट्रक ड्राइवर की हड़ताल के कारण है, वो अभी पेंडिंग मामला है, और ये कहाँ लागू नहीं होगी? तो नागालैंड राज्य, जनजातीय क्षेत्र। परंतु अध्याय 9, 11 और 12 नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र पर लागू हैं, ये बात। और अध्याय 9 क्या कहता है? प्रशांति कायम रखने हेतु बंधन पत्र। अध्याय 11 क्या कहता है? लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। 12 क्या कहता है? पुलिस निवारक कार्य। यानी कि अगर आपको चैप्टर भी याद हो गए तो मान लीजिए आपके 2 से 3 क्वेश्चन चैप्टर से ही पूछे जाते हैं
किसी भी एक्ट के चैप्टर याद होना कहाँ से कहाँ तक है ये बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 9 क्या कहता है? पर शांति कायम रखने हेतु बंधन पद, यानी कि आप शांति बनाए रखिए और शांति बनाए रखने के लिए हमको एक बॉन्ड लिखकर दे दीजिए, उसके बारे में 9 में बात की गई है। फिर कहते हैं लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना है, यानी कि लोक व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, प्रशांति कायम रहे, इसके लिए 11 में है। पुलिस निवारक कार्य क्या करेगा? 12 के अंतर्गत। ये कहाँ लागू है? ये नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र में लागू है, अन्य कहीं पर ये बातें नहीं लागू हैं। फिर हम बात करेंगे परिभाषा खंड पे। परिभाषा खंड आप देखोगे तो ए से इसकी शुरुआत होती है, और जब ए से शुरुआत होगी जेड तक बात की गई है। तो परिभाषा खंड में ए से शुरुआत है, जेड तक बात की गई है। इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बनाया है कि आप क्या करना, जाके परिभाषा बना लेना और परिभाषा का एक डायग्राम बना लेना, और डायग्राम को आप क्या करना है, कुछ भागों में बांट लेना है। जब आप इसमें परिभाषा पढ़ेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक के बारे में इसमें नए नियम जुड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में 2A में बात की गई है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, और 2I में बात की गई है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित 2 बातें जोड़ी गई हैं, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इसको एक जगह पे रख लेना इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत। फिर आप जमानत संबंधित देखना कि क्या क्या जोड़ा गया है। तो जमानत संबंधी जो बातें हैं वो 4 बातें हैं। एक तो जमानत जो 2B में परिभाषित है, 2C में बात है जमानती अपराध, 2D में बात है जमानत पत्र, और 2E में है बंधन पत्र। यानी कि ये जो डायग्राम में जाके जमानत के नीचे लिख लेना क्या चीज़, जमानत 2B, जमानती अपराध 2C, 2D जमानत पत्र, 2E बंधन पत्र। फिर आप क्या करना, अपराध संबंधित एक डायग्राम बना लेना, उसके अंतर्गत 3 शब्द रख लेना। अपराध कहाँ परिभाषित है? 2Q में। फिर अपराध कैसे होते हैं? संज्ञेय और संज्ञेय, उसको भी उसी के अंतर्गत लिखना। तो 2Q 2G और 2O। 2G में जो है संज्ञेय अपराध की बात की गई है, 2O में असंज्ञेय अपराध की बात की गई। फिर जाना एक डायग्राम बना मजिस्ट्रेट का, मजिस्ट्रेट से संबंधित जो इसमें परिभाषाएं हैं उनको एक तरफ लिख लेना। 2F में मजिस्ट्रेट क्या करता है? आरोप तैयार करता है। मजिस्ट्रेट के समझ क्या करते हैं? परिवाद करते हैं। मजिस्ट्रेट क्या करता है? जांच करता है। मजिस्ट्रेट क्या करता है? न्यायिक कार्रवाई करता है। मजिस्ट्रेट क्या करता है? स्थानीय अधिकारिता उसकी होती है। तो 2F में आरोप, 2H में परिवाद, 2K में जांच, 2M में न्यायिक कार्रवाई और 2N में स्थानीय अधिकारिता। ये मजिस्ट्रेट से याद कर लेना, एक ग्रुप बना लेना। फिर पुलिस के लिए एक अलग ग्रुप बनाना। तो पुलिस क्या करती है? अन्वेषण, तो 2L में अन्वेषण। फिर पुलिस क्या होता है? पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होती है। इसकी बात कहाँ पे की गई है? 2R के अंतर्गत। फिर पुलिस रिपोर्ट की बात कहाँ पे की गई है? 2T के अंतर्गत। पुलिस रिपोर्ट की बात कहाँ की गई है? 2T के अंतर्गत। फिर पुलिस थाने की बात कहाँ की गई है? 2U। यानी कि पुलिस के संबंध में आप जाएंगे 4 बातें, अन्वेषण 2L, 2R पुलिस थाना, 2T पुलिस रिपोर्ट, 2U पुलिस थाना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर मामले इसके अंतर्गत 2 आप पढ़ेंगे, एक तो सम्मन मामला, दूसरा वारंट मामला। सम्मन मामला कहाँ पे है? 2X में, और वारंट मामला कहाँ है? 2Z में। यानी मामले का एक ग्रुप बना लेना। फिर एक अकेला ग्रुप बनाना है लोक अभियोजक का, जो आपको बनना है, वो कहाँ पर है? 2 के B में। क्लियर। फिर आप देखते हैं फिर अन्य कुछ परिभाषाएं जो बची हुई है, जहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनता है, लेकिन अन्य की एक हेडिंग डाल लेना, उसमें लिख लेना 2J में हाई कोर्ट, 2P में अधिसूचना, 2S में स्थान, 2W में उपखंड, 2Y में पीड़ित। तो इस तरीके से जब आप ऐसे याद करोगे तो नहीं याद होगा, लेकिन जब 4-4-5-5 का ग्रुप बना लोगे, एक इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, एक जमानत का हो गया, एक अपराध का हो गया, एक मजिस्ट्रेट का हो गया, एक पुलिस का हो गया, एक मामला का हो गया, एक लोक अभियोजक का होगा, एक अन्य परिभाषाओं का हो गया। तो इस ग्रुप बनाने के बाद आप इसको क्या करना, अपने दीवार पे जहाँ भी पढ़ रहे हो मेज के सामने चस्पा कर लेना, और रोज़ 1-2 बार पढ़ना, आप सभी को याद हो जाएगा। तो आपको ज़रूर ये बात समझ में आई होगी। ये मैं नोट्स में नहीं लिख के लाया हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये आपको जब जो लेक्चर सुने उसी को ये बातें पता हों। क्लियर है आप सभी? तो आगे हम बात करेंगे जो ये बात, अब हम लोग परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है? 2A। परिभाषा क्या है? यहाँ पे बात की गई 2A। 2A में बात क्या क्या की है? श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, जब आप जाते हो तो अपनी जब बेयर देखते हो तो बेयर में लिखा है कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रयोजन के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना,
तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रेषण और ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए किसी संसूचना युक्ति का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन भी जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा उपबंधित करे, वो सब क्या आते हैं, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत। नोट्स में आप देखें कि इसमें कहा गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए, पहचान की आदेशाओं को अभिलिखित करना, तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए, साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रेषण और ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए संसूचना युक्ति का प्रयोग, ये सब क्या आएगा, श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आएगा। क्या क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए, पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करने के लिए, तलाशी और अभिग्रहण के लिए, साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रेषण और ऐसे अन्य युक्तियों का प्रयोग, ये सब किस में आएंगे, श्रव्य दृश्य में आएंगे। तो श्रव्य दृश्य आप सभी को क्लियर हो गया, ये कहाँ पे परिभाषित है, तो 2(1) के ए में क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम लोग अगली परिभाषा देखेंगे 2(b) में। 2(b) में क्या है, जमानत की बात। इसी के साथ आपको क्या पढ़ना था, 2(i) याद करना है। 2(i) उसमें क्या किया, बात की गई है, वहाँ पे बात की गई है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, क्या बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की बात की गई है। जाके ये आप नोट कर लेना, इन दोनों का ग्रुप एक साथ पढ़ लेना। क्लियर है आप सभी। फिर हम बात कर रहे हैं आगे, हम लोग बात करेंगे बी में, जमानत। तो जमानत को जब हम पढ़ेंगे 478 से लेकर 483 जमानत के बारे में बात की गई, चैप्टर आपका है, तो जमानत की हम बात पढ़ेंगे। तो जमानत के अंतर्गत क्या आता है, जमानत के अंतर्गत किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा, जमानत के अंतर्गत क्या बात की गई है, किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर, मतलब कुछ आपको पर शर्तें अधिरोपित की जाएंगी और उन शर्तों के अधिरोपित होने पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को, वो अभियुक्त है या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंधन पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत है। यानी कि कोई अधिकारी है वो आपको जमानत दे सकता है, या न्यायालय द्वारा कि क्या है, कुछ आप पे अधिरोपित कर दी जाएंगी शर्तें, और उस शर्तों के लिए क्या, शर्तों पर क्या होगा, जो आपने कोई अपराध कारित किया गया है, और अपराध कारित करने वाला कौन है, या तो अभियुक्त है या कोई संदिग्ध व्यक्ति है। अगर वो बंधन पत्र या जमानत पत्र निष्पादित कर देता है तो उसको जो विधि की अभिरक्षा है, यानी कि पुलिस की जो अभिरक्षा है और जो न्यायिक हिरासत है, उससे उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, जमानत कहते हैं। जमानत का जो चैप्टर है, आप एक बार अपनी CRPC खोलिए, BNSS खोलिए, थोड़ा हम CRPC बोल देते हैं उसको, आप अन्यथा मत लेना, क्योंकि वो आदत सी हो जाती है, और आदत जानते हो आप किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग को थोड़ी इसकी आदत हो गई थी, बदल जाएगी 2-4 दिन में। तो जमानत की बात कहाँ पे की गई थी, चैप्टर 35 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, यहाँ पर चैप्टर मैंने नहीं डाला है, चैप्टर 35 में की गई थी। और धारा 478, धारा क्या थी, 478 से इसकी शुरुआत हुई थी और 496, हाँ 496 तक इसकी बात की गई है। तो ये जमानत के बारे में बात हो गई। यहाँ पे जो लिखा है 483, इसका मतलब ये है कि आगे बंधन पत्र की बात की। अगर जमानत की मुख्यतः चैप्टर की बात में देखें तो जमानत के बारे में जब जाओगे तो 478 से लेकर 478 से यहाँ शुरुआत होगी और 483 तक ही जमानत के बारे में है। उसके बाद बंधन पत्र के बारे में है। तो लेकिन मैंने पूरे चैप्टर की बात बता दी कि 478 से लेकर 496 तक प्रावधान किया गया है चैप्टर नंबर 35 में जमानत और बंधन पत्रों के बारे में उपबंध। और जमानत के अंतर्गत क्या आता है ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर अगली बात हम करेंगे जमानती अपराध के। अब जमानती अपराध क्या है, तो जमानती अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध बनाया गया है या अजमानती अपराध की कोई अन्य अपराध अप्रेत है। तो जमानती अपराध क्या है, एक तो वो जो आप जाओगे इसमें 2 अनुसूची दी गई है। तो 2 अनुसूचियों में जब आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अनुसूची जो है पहली अनुसूची में आपको वहाँ पर BNS में जो धारा में अपराध किया है वो धारा दी होगी,
अपराध दिया होगा और किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय है उसके बारे में दिया होगा। जब आप उसमें देखेंगे तो ये भी दिया होगा कि आपने कैसा अपराध किया है, संज्ञेय किया है कि असंज्ञेय किया है, इसमें जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उस अनुसूची में जो दर्ज है वो धारा जो आप अपराध करके आए हो, खास करके बीएनएस का, तो उसमें अगर वो जमानत के रूप में दर्शाया गया होगा तब आपका अपराध क्या होगा, जमानती अपराध होगा, ये कहना चाह रहे हैं। और कहते हैं कि एक तो वो हो गया, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई अन्य विधि है, जैसे कि मान लीजिए मोहंडम विधि की देखा होगा आपने, जो नया आपका जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक पे आया है, अगर उसमें बता दिया गया है कि अगर तलाक दोगे तो जमानत नहीं मिलेगी, अजमानती बता दिया गया, तो फिर वो अन्य विधि की बात मानी जाएगी, तब वो वहाँ पर ये साधारण विधि काम नहीं करेगी। तो अन्य विधि से हम देखेंगे तो अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध, यानी कि कोई अजमानती अपराध से मतलब क्या है, कोई अन्य अपराध को बताया गया है। तो ये क्लियर हो गया आप सभी को कि इसमें किस चीज़ की बात की गई है, जमानती अपराध की और अजमानती अपराध की। दो बातें इसमें की गई हैं, जमानती अपराध और अजमानती। जो जमानती अपराध नहीं है वही होगा अजमानती अपराध। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई सी में। अगली बात है डी में बात की गई है, 2(1) के डी में बात की गई है जमानत पत्र। अब जमानत पत्र क्या होता है, प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचन पत्र प्रेरित है, यानी कि आप गारंटी दे दीजिए हमें वचन पत्र भर के, तो उसको हम क्या कहेंगे, जमानत पत्र। ठीक है। फिर अगली जो बात है हम करेंगे बंधन पत्र की बात। तो प्रतिभू के बिना छोड़े जाने के लिए कोई अभिव्यक्ति बंधन पत्र या वचन पत्र अभिप्रेत है। अब इसमें बंधन पत्र में क्या, प्रतिभू के बिना, अब यहाँ पर क्या है, आपको एक रकम लिख के दे देना होगा उस बंधन पत्र या वचन पत्र के द्वारा, वचन दे देंगे आप, बंधन पत्र लिख देंगे, तो उसके द्वारा भी आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बंधन पत्र होता है। फिर अगली बात हम करेंगे आरोप की। तो हमने क्या देख लिया अभी तक, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक। 2(1) के ए में, 2(1) के बी में क्या है, जमानत, 2(1) के सी में क्या है, जमानती अपराध। जमानत के बाद है जमानती अपराध, और उसके बाद जमानत पत्र, फिर बंधन पत्र। ये कंफ्यूज नहीं होना, अब जमानत पहले है बी में, सी में है जमानती अपराध, अजमानती अपराध, जमानत पत्र डी में है और ई में है बंधन पत्र। इतना क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत ज़्यादा तेज़ी की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो बन जाए 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, याद करके पढ़ेंगे, क्योंकि है पेपर, और पेपर को ऐसे नहीं निकाला जाएगा कि आप पढ़ के बस एकदम रख दें हो जाएगा, 3-4 बार पढ़ोगे। अब हम बात करेंगे आरोप पर। तो जब आप अपनी उस पर देखोगे, एफ में आरोप का परिभाषित है, और आरोप के अंतर्गत यहाँ बड़ी आप दिलचस्प बात देखेंगे कि इसमें लिखा आरोप के अंतर्गत। जब आप बेयर देखोगे तो उसमें लिखा आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों, आरोप का कोई भी शीर्ष है, यानी कि क्लियर नहीं कर रहा है कि आखिर आरोप होता क्या है। तो बात है कि आरोप क्या होता है, तो जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो और आरोप का कोई भी शीर्ष हो, यानी कि आपने कोई अपराध कर दिया है और अपराध करने के बाद अपराध जो किया है, तो अपराध कोई नाम होगा उसका कि आपने हत्या किया है, डकैती किया है, क्या किया है। तो उस जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, यानी कि आपने हत्या भी की है, डकैती भी की हो, तो क्या हो गया, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोपों का कोई भी शीर्ष, यानी कि आरोप का एक शीर्ष हत्या हो या एक शीर्ष क्या हो, डकैती, तो उनमें से कोई भी शीर्ष है आप पे जो आरोप लगाया गया है तो वो क्या हो जाएगा, आरोप हो जाएगा। इसी के साथ सेक्शन हमको क्या पढ़ना है, 251 लिखा है, रीड विथ सेक्शन 251। अब 251 आप सभी बेयर आप अपनी निकाल लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बेयर लेके बैठें, मतलब ऐसे सोते जगते या नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जितनी सेक्शन लिंक करवा रहा हूँ, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहीं पे जाके पढ़ लेना है। 251 क्या कहती है, इसके बारे में तुरंत आप जाके अपनी बेयर खोलिए और बेयर में तुरंत निकालिए और उसमें देखिए कि 251 सर ने क्या पढ़ाया है, क्यों बता रहे हैं इसके बारे में। जब 251 देखोगे तो आरोप की विरचित करने की बात करता है, यानी कि फार्मिंग ऑफ चार्ज की बात करता है कि कैसे वो हम चार्ज की फार्मिंग की जाती है। तो यहाँ पर जब बात करोगे तो उपधाराएं
251 की 2 हैं। पहली उपधारा में कहा गया है यदि उपरोक्त रूप से, क्या बात की गई है, यदि उपरोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है। न्यायाधीश की यह राय हो गई, उपरोक्त रूप से विचारण करने पर जो भी उपरोक्त बातें होंगी उन पर विचारण करने के बाद न्यायाधीश ये उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, क्या कि अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विचारित करेगा और आदेश द्वारा मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को अंतरित करता है या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी तारीखों को जो वह ठीक समझे अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दे सकेगा और तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले के विचारण के लिए प्रक्रिया को अपनाएगा। ये बात यहाँ पर हो गई। फिर बात करी जा रही है अनन्यता उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप लिखित रूप से विरचित करेगा। फिर बात की जा रही है जहां न्यायाधीश खंड उपधारा 1 के खंड बी के अधीन कोई आरोप विरचित करता है वहां आरोप या तो शारीरिक रूप से या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उपस्थित अभियुक्त को पढ़कर सुनाएगा, समझाएगा और अभियुक्त से ये पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध को जिस पर उस पर आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। यानी कि आरोप पहले जो मजिस्ट्रेट के पास जाता है मामला वो देखता है कि क्या ये जो मामला है गंभीर प्रकृति का है, सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, या अगर उसको लगता है कि सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके पास भेजेगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो अपने आप क्या करेगा, 60 दिन के अंतर्गत आरोप लिखित रूप से विरचित करेगा और फिर वो क्या करेगा, उस जिस पर व्यक्ति आरोप है उसको उपस्थित करवाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या उसको खुद, तो उससे पूछेगा कि तुमने अपराध किया है कि नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगे, ये क्या होगा, उस व्यक्ति पर आरोप होगा। तो आरोप के बारे में आपने जान लिया। फिर हम बात करेंगे संज्ञेय अपराध। अब संज्ञेय अपराध की बात की जा रही है कहाँ पर, संज्ञेय अपराध की जब आप देखते हो बात जो कर रहे हैं एफ के बाद जी में बात की गई है। कहाँ पे बात की गई है, जी में बात की गई है। जी में क्या बात की गई है, संज्ञेय अपराध की। तो संज्ञेय अपराध में क्या आता है, देखते हैं कि जब बेयर देखोगे कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध प्रेरित है जिसके लिए संज्ञेय मामला से ऐसा मामला प्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रबंध किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि जब इसको पढ़ने गए तो इसमें देखा क्या, ऐसा अपराध प्रेरित है जिसके लिए, और संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध प्रेरित है जिसके लिए और संज्ञेय मामला, देखो दो बातें इसमें, संज्ञेय अपराध से बता दिया ऐसा अपराध है जिसके लिए, फिर बता रहे और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला प्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के, और पुलिस अधिकारी क्या करेगा, प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रबंध किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, तो वो मामला क्या, संज्ञेय मामला कहेगा। तो आप साधारण शब्दों में कहेंगे कि संज्ञेय अपराध को यहाँ पर ना कह के संज्ञेय मामले को बताया गया है, और संज्ञेय मामला में वो आता है जो पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अनुसार या कोई उस समय प्रबंध विधि है उसके अनुसार जो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, तो वो मामला कैसा कहलाएगा, संज्ञेय मामला कहलाएगा। क्लियर हो गया आप सभी को। फिर इसी जो संज्ञेय मामला आपने पढ़ा, अब इसी के साथ तुमको क्या पढ़ना था, असंज्ञेय मामला। असंज्ञेय मामला कहाँ पे है, तो असंज्ञेय मामला है 2O में। 2O में तो 2O बात क्या करती है, 2O जब आप देखोगे तो वहाँ पर बात की गई है असंज्ञेय मामले से ऐसा अपराध प्रेरित है जिसके लिए असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला प्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं है। जो कितनी आसान भाषा में यहाँ पे बता दिया गया कि असंज्ञेय मामला वो है जिसमें वारंट के बिना पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
इस और जो संज्ञेय मामला वो मामला है जहां पर पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, प्रथम अनुसूची के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। फिर हमने देखो नोट्स में क्या लिखा है कि जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्सम, वही बातें हमने नोट्स में भी दर्ज की हैं। तो आपकी 2 धाराएं क्लियर हो गई। संज्ञेय में जी और ओ, जी और ओ एक साथ पढ़ना है, संज्ञेय और असंज्ञेय 2 परिभाषाएं आपकी क्लियर हो गई। फिर अब हम पढ़ेंगे परिवाद की बात। परिवाद क्या होता है? तो परिवाद से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसमें बहुत चीज़ें अच्छे से आपको पढ़ना है। तो परिवाद की जब बारे में आप पढ़ोगे तो इसमें बात की गई है 2(1) के H में बात की गई है। परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उसे किया गया अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वो ज्ञात हो अज्ञात हो अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। तो सबसे पहली बात जानना है कि परिवाद के अंतर्गत क्या नहीं आती है, पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। परिवाद किससे किया जाता है? तो मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से होता है। परिवाद मजिस्ट्रेट को किया जाता है और ये लिखित या मौखिक रूप से किया जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, ठीक है। तो एक तरीके से परिवाद आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि परिवाद होता क्या है। परिवाद मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, लिखित या मौखिक रूप से किया जाता है, और जो कोई भी व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात हो, वो अपराध किया हो उसके बारे में किया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है। स्पष्टीकरण में क्या बात की गई? किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता हो, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी एवं पुलिस अधिकारी पर्यवेक्षी समझा जाएगा। क्या होगा? यदि किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता, यानी पुलिस ने अपराध किया और उसमें देखा कि पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती नहीं है, असंज्ञेय मामला हो गया, तो ये जो बात होगी तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट पर परिवादी समझी जाएगी और पुलिस अधिकारी परिवाद जो है परिवादी समझा जाएगा। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक पहले ही बता दिया था कि आई की बात, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की बात आपको ए के साथ पढ़ना था। ये दोनों बातें इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हैं, लेकिन हम देखेंगे परिभाषा यहाँ पे क्या बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक युक्त टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, कैमरा, श्रव्य दृश्य प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्र सरकार द्वारा सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट हो, मौखिक लिखित जो है सचित्र सूचना, वीडियो अंतर्वस्त्र की संसूचना अभिप्रेत है किसके द्वारा? संसूचना के अंतर्गत। फिर हम लोग हाईकोर्ट की बात करेंगे। तो हाईकोर्ट की बात कहाँ पे की गई है? वो बात की गई है जे में। हाईकोर्ट से बस आपसे यही पूछा जाए कि हाईकोर्ट कहाँ पे परिभाषित है, तो 2(1) के जे में बात की गई है। और इसमें बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के अंतर्गत राज्य यानी राज्य का उच्च न्यायालय, संघ क्षेत्र के लिए किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार वाला न्यायालय हाईकोर्ट समझा जाएगा। अन्य राज्य क्षेत्र की दशा में भारत के उच्च न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाएगा? उच्च न्यायालय। ये बातें आपको क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। फिर 2 हमको देखना है जाँच। जाँच क्या है? जांच के बारे में जब आप देखेंगे तो लिखा है कि जांच विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि जांच जो है वो किसके द्वारा की जाती है? पुलिस अधिकारी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायालय द्वारा, या मजिस्ट्रेट न्यायालय दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तब आपको देखना होगा कि विचारण से भिन्न बातें होती हैं और ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन, जो इस संहिता यानी BNSS के अधीन क्या कौन करता है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है, वो जांच कहलाती है। और जांच को कहाँ परिभाषित है? तो जांच को के में परिभाषित है, 2(1) के में। फिर अगली परिभाषा है अन्वेषण की। अन्वेषण को कहाँ पे परिभाषित किया गया है? एल में। इन्वेस्टिगेशन को कहाँ परिभाषित किया गया है? एल में। इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण को देखते हैं तो मजिस्ट्रेट से भिन्न पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत हो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाए। जब आप इसकी बेयर में जब परिभाषा पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति मजिस्ट्रेट से जो भिन्न है द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए
की गई है। यानी कि जो ये जो अन्वेषण है वो मजिस्ट्रेट से भिन्न व्यक्ति करता है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी करता है, या मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर दिया जाता है कि भैया जाके आप अन्वेषण कर लाइए। मजिस्ट्रेट कहती है कि पुलिस पे भरोसा ही नहीं रह गया है, आप जाइए इस पर अन्वेषण करके लाइए, तो वो व्यक्ति। और इसका जो उद्देश्य होता है, पूछा जाता है कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाता है। फिर इसका जब स्पष्टीकरण देखोगे तो स्पष्टीकरण में कहा गया है, जहाँ किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी संहिता के उपबंधों से असंगत है, वहाँ विशेष अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। यानी कि किसी भी संहिता में अगर विशेष बातें कही गई होंगी तो उस विशेष अधिनियम की बातें लागू होंगी, साधारण इस संहिता की बात लागू नहीं होगी। फिर हम देखेंगे कि 2(1) के M में न्यायिक कार्रवाई परिभाषित है। तो न्यायिक कार्रवाई क्या होता है, पूछा जाता है कई बार इंटरव्यू में, ये पूछा जाता है कि न्यायिक कार्रवाई क्या होता है, क्योंकि आप न्यायालय में आए हो, जज बनने आए, एपीओ बनने, तो न्यायिक कार्रवाई क्या होता है। तो न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। न्यायिक कार्रवाई क्या होगा कि कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाएगा या लिया जा सकता है। दो बातें हैं, लिया जाता है या लिया जा सकेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, न्यायिक कार्रवाई। तो कहाँ परिभाषित है, 2(1) के M में परिभाषित है। 2(n) में क्या परिभाषित है, स्थानीय अधिकारिता। स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत क्या है, किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट, जब आप पढ़ोगे वहाँ पर, जब बेर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, और ऐसी स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो गया है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो ये बातें क्या हो गई, स्थानीय अधिकारिता। तो स्थानीय में जब हमने नोट्स में देख लीजिए कि ऐसा स्थानीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट या न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। साधारण बातों में कि मजिस्ट्रेट और न्यायालय जो अपनी जहाँ पे शक्तियों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी स्थानीय अधिकारिता। असंज्ञेय को हमने पहले देख लिया है। अधिसूचना की बात कहाँ की गई है, ये बात की गई है हमारी P में। अधिसूचना की बात कहाँ की गई है, 2(1) के P में। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना पर प्रेरित है, इससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। अपराध क्या है, अपराध कहाँ पे परिभाषित है, Q में, 2(1) के Q में। तो Q में क्या है कहा गया अपराध के बारे में कि अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप, एक्ट या ओमिशन की बात की गई है, कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया। कोई कार्य है या लोप है किसी तत्समय प्रवृत्त विधि यानी कोई लागू विधि है के द्वारा क्या बनाया गया है, दंडनीय नहीं बनाया गया है, या इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1861 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया गया है। पूछा जाता है कि अपराध के अंतर्गत पशु अधिनियम की किस धारा के अधीन अगर परिवाद किया जाएगा तो उसको अपराध माना जाएगा। ये धारा एक बार पूछ ली गई थी और ये गलत हो गई थी लोगों से, क्योंकि इतना कोई नहीं पढ़ता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक तो अपराध वो है कि कोई ऐसा कार्य या लोप जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय है। दूसरा है कि पशु अत्याचार अधिनियम 1861 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जाएगा तो वो भी अपराध के अंतर्गत आएगा। कोई आपसे पूछेगा अपराध क्या है, तो आपको अपराध की परिभाषा आप क्या देना होगा, यही बोलना होगा कि कोई तत्समय प्रवृत्त विधि है उसके अंतर्गत वो दंडनीय बनाया गया हो। आप लोगों से अपराध पूछा जाएगा, आप कुछ बताने लगोगे, अपराध के नाम में बता दोगे क्योंकि अपराध ये होता है, लेकिन नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि बीएनएसएस की धारा 2(1) के जो Q में अपराध को परिभाषित किया गया है और अपराध के अंतर्गत कोई कार्य या लोप जो क्या है किसी तत्समय विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, या इसके अंतर्गत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। फिर अगली हम पढ़ेंगे तो 2R में क्या है, 2(1) के R में क्या है
पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, यही आप सब लोग बनना चाह रहे हो, जहाँ तक जो हमें पता है, जितनी भी लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, कि एक बार पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी बन जाए, मज़ा आ जाए। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन आप सभी बनना चाह रहे हैं। इसमें क्या लिखा गया है, बेयर आप जब देखोगे तो बात कर रही है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित है या बीमार है या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी पुलिस के थाने का भार साधक अधिकारी के अंतर्गत आता है। यानी कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर जिसको चार्ज राज्य सरकार सौंपेगी वो भी थाने का पुलिस जो थाने का भार साधक अधिकारी कहलाएगा। तो आपको 21R में क्या है, थाने का भार साधक अधिकारी। फिर लास्ट जब R के बाद S में हम प्लेस की बात करते हैं। प्लेस के अंतर्गत क्या क्या आता है यही याद कर लेना है, भवन, तंबू, गृह, यान, जलयान। मतलब स्थान के अंतर्गत क्या आएगा, भवन आएगा, कोई तंबू आएगा, कोई गृह आएगा, कोई यान आएगा, जलयान आएगा। यही ऑप्शन में नहीं होंगे, इसके अलावा कोई होगा तो प्लेस नहीं मारना। फिर पुलिस रिपोर्ट क्या है, पुलिस रिपोर्ट क्या है इसके बारे में अब प्रावधान कहाँ पर है, 2U में 2U में बात की गई है। एस के बाद टी में बात की गई है। टी में है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के क्या होता है, इस जब उसमें जाओगे संहिता में पढ़ोगे तो लिखा है पुलिस रिपोर्ट से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 की उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट है। यानी 193(3) के अंतर्गत जो भी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है पुलिस अधिकारी द्वारा, वो क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट। क्लियर। तो पुलिस रिपोर्ट क्या है, 193(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट क्या है, 193(3) रट लो, 193(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट है। 193(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट है। फिर थाना क्या होता है, थाने की बात यू में की गई है। पुलिस थाना क्या है, चौकी या स्थान पुलिस थाने के अंतर्गत आता है, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर वी में बात की गई है, 2(1) के वी में लोक अभियोजक। लोक अभियोजक से क्या है, लोक अभियोजक से धारा 18 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति है। यानी धारा 18 के अंतर्गत जो व्यक्ति है नियुक्त है वो लोक अभियोजक होगा, और वो भी व्यक्ति होगा जो इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन काम करेगा, उसके निर्देश के अनुसार कार्य करेगा, वो भी व्यक्ति क्या होगा, लोक अभियोजक होगा। बेयर आप सब लोग साथ रख लेना। केवल आपको मैंने ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, यहाँ पर नोट्स है, केवल आपको ये पता रहे कि पढ़ाया क्या जा रहा है। फिर इसके बाद है 2W में क्या बात की गई है, उपखंड की बात की गई है। ठीक है, उपखंड की बात 2W, इतना ही आपको याद करना है। फिर 2X में क्या है, सम्मन मामला। ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ना है। सम्मन मामला क्या होगा, ऐसा मामला प्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित और जो वारंट मामला नहीं है। तो सम्मन मामला आपसे कोई पूछेगा सम्मन मामला क्या है, तुरंत कहना बीएनएस की धारा में बताएगा जो वारंट मामला नहीं है। फिर आपसे पूछेगा वारंट मामला क्या है, तो आप जाके तुरंत जाना सबसे पहले 2(1) का Z पढ़ लेना, वारंट मामला क्या है। तो वारंट मामला से ऐसा मामला प्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मानेगा कि वारंट मामला कौन सा होगा, 2 वर्ष से अधिक के अपराध या मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध वारंट मामला होगा, या 2 वर्ष से कम या 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक। तो अब यहाँ पर आपको मारना होगा जो बेयर में लिखा है कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध वारंट मामला होगा। यानी कि जो 2 वर्ष से कम जितने भी मामले होंगे वो क्या मामला होगा, सम्मन मामला होगा। वारंट को कहीं नहीं परिभाषित किया गया है, वारंट मामले को परिभाषित किया गया है जो है Z में, और कहीं ना तो सम्मन को परिभाषित किया गया है, सम्मन को X में बताया गया है, सम्मन मामला। कई बार फंसा देते हैं आपसे कि सम्मन को कहाँ परिभाषित किया गया, आप तुरंत बोल देंगे
तो गलती हो जाएगी। सम्मन मामला बताया गया है एक्स में और जेड में वारंट मामला बताया गया है, ना कि सम्मन ना कि वारंट। क्लियर हो गया। पीड़ित को भी आप लोग पढ़ लेना, पीड़ित से क्वेश्चन बनता है और पीड़ित को वाई में है, पीड़ित पूछा जाता है कहाँ पर है, तो 2(1) के वाई में परिभाषित है पीड़ित। पीड़ित के अंतर्गत क्या आता है, बेर ही पढ़ना जाके। पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अप्रेत है जैसे अभियुक्त के कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है। क्या हुई है, कोई हानि कारित हुई है या क्षति कारित हुई है, और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक या वारिस आते हैं। ऐसा व्यक्ति जिससे अभियुक्त के कार्य या लोभ, क्या हुआ है, पीड़ित कौन होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो अभियुक्त के कार्य के द्वारा या लोभ के कारण क्या किया है, कोई हानि कर दिया है या क्षति कारित कर दिया है, किसके, अभियुक्त के कार्य या लोभ से। तो उसके अंतर्गत ऐसा पीड़ित का जो संरक्षक होगा या वारिस होंगे, ये सारे क्या होंगे, पीड़ित के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया आप सभी को। तो परिभाषा खंड मैं आशा करता हूँ बहुत मेहनत के साथ मैंने अच्छे से बताने की कोशिश किया है, और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपकी ये वीडियो कितने घंटे जाएगी, आपने अच्छे से पढ़ना है बस। फिर अगली जो हम बात पढ़ेंगे धारा जो 2 की उपधारा 2। उपधारा 2 में क्या है कि जो शब्द, मतलब जो हमने यहाँ पर 26 शब्दों को पढ़ा है को टोटल, उन 26 शब्दों के अलावा अगर जो भी बातें यहाँ पर नहीं कही गई हैं तो उनका अगर कोई जिक्र आ जाए इस अधिनियम में, भारतीय नागरिक सुरक्षा में, तो उनका अर्थ कहाँ से लिया जाएगा, तो उनका अर्थ लिया जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा, और या भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो परिभाषित है वही अर्थ लिया जाएगा। ये बात कौन करता है, धारा 2 की उपधारा 2। क्लियर है। तो आपकी धारा 2 समाप्त होती है। बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, गारंटी है आपकी क्वेश्चन जो ज़्यादा बनते हैं बेर से ही बनते हैं, और आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे इस वीडियो को 3-4 बार, मैं उबना मत। देखो आज लोग क्या करते हैं, लोग रील देखने की आदत हो गई है, 2 मिनट 3 मिनट देखने की आदत हो गई है, अब घंटों रुक ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, लोगों की भीड़ से अलग होना है, तो आप रुकिए, आप पढ़िए। खाना बना रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपको नहीं इसके प्रावधान याद हो रहे हैं, तो आप सुन लीजिए केवल मेरी आवाज़, आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। इस तरीके से मैं बताऊंगा इसको। तो अगली धारा है हमारी धारा 3। धारा 3 जो बात करती है निर्देशों का अर्थ लगाना, क्या लग बताता है, तो निर्देशों का अर्थ में है कि जब जो संहिता में है और अन्य अर्थ में इसका अर्थ लगाया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट का जब अर्थ होगा तो JM लिखा होगा, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट से JMSC लिखा होगा, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट JMFC कहा जाएगा, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को CGM कहा जाएगा। तो मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट JM, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये संहिता में जो उनका अर्थ लगाया जाएगा इससे लगाया जाएगा। फिर जहाँ धारा में 3 में महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो निर्देशों का अर्थ लगाना में इतना ही आपको पढ़ना था, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए था जब हम शॉर्ट में बताएंगे। धारा 4 क्या करता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण कहाँ पे बात की गई है, धारा 4 में। धारा 4 क्या कहती है कि भारतीय न्याय संहिता, इसमें 2 उपधाराएं हैं, बियर देखिए आप सब। वो कहती क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन सब अपराधों का, चाहे वो अन्वेषण हो, चाहे जांच हो, विचारण हो और उनसे संबंध अन्य कार्रवाई, इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। यानी कि पहली बात ये बता रही है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आपकी नई बनी है, इसके अधीन सब अपराधों का, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, जो जितने भी अपराध उसमें दिए हैं, उनका अगर अन्वेषण करना है, उनकी जांच करनी है, उनका विचारण करना है, या उनसे संबंधित कोई अन्य कार्रवाई करनी है, इसके अंतर्गत जो भी उपबंध दिए गए हैं उसके अनुसार किया जाएगा। ये बात कौन करती है, यानी कि जो BNS में जो भी अपराध घटित होगा वो
क्यों ये पालन किया जाएगा? क्योंकि इस धारा की 4 में बताया गया है। क्लियर? फिर यहाँ पर बात की गई है कि अन्य विधि, उपधारा 2 में बात की गई है 4 की, किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाइयाँ इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाइयों के रीत या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित विधि के अधीन की जाएगी। यानी कि इसके अनुसार किया जाएगा, लेकिन किंतु अगर कोई अन्य वहाँ की विधि है तो उसके अनुसार किया जाएगा। ये बातें 4 में बताया गया है। इस पर एक केस है जो आप पढ़ेंगे, ओम प्रकाश बनाम तमिलनाडु राज्य का। इस मामले में क्या कहा गया है? यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी प्राइवेट मंच पर न्यायाधीश द्वारा राय अभिव्यक्त करने पर आपराधिक विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बताया गया? यह निर्धारित किया गया कि प्राइवेट मंच पर न्यायाधीश द्वारा राय व्यक्त करने का आपराधिक विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अब धारा 5 क्या कहती है? सेविंग क्लास। सेविंग क्लास जो है कहाँ पे बात की गई है? 5 में बात की गई है। व्यावृत्ति खंड ये क्या कहती है कि इसके अंतर्गत जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विशेष विधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस संहिता का, स्थानीय विधि पर नहीं पड़ेगा, विशेष अधिकारता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विशेष प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यानी 4 चीज़ों को ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 जब आप बेयर में देखोगे तो अध्याय 2 है, धारा 6 से लेकर 20 तक बात की गई है। कहाँ तक बात की गई है? धारा 6 से लेकर 20 तक बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता हो जाएगा कि दंड न्यायालयों और कार्यालय जो उनसे संबंधित उनका गठन कैसे हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है। दंड न्यायालय के वर्ग, सबसे पहले जो धारा 6 है ये बात क्या करती है? दंड न्यायालयों के वर्ग। दंड न्यायालय के वर्ग में लिखा है, इसमें दंड न्यायालय के 4 वर्ग बताए गए हैं। सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यार इसमें कहीं भी आप नहीं देखोगे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात नहीं की गई है। इसमें सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, कार्यपालक, यानी कि आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय के अंतर्गत आता है। याद कर लीजिए नए बच्चों, दंड न्यायालय के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी आता है, वो भी दंड न्यायालय के वर्ग का व्यक्ति है। बेयर आप देख लीजिए, बेयर में क्या कहा गया कि उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न, एक तो बात है उच्च न्यायालयों, याद कर लीजिए यूपी के हो, लखनऊ या इलाहाबाद, उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न, मतलब इस संहिता में नहीं बात की गई, इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय या इस संहिता की विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। यानी कि इस सहित उच्च न्यायालय और को छोड़कर और किसी अन्य विधि के अधीन जो न्यायालय गठित हो उसके छोड़कर प्रत्येक राज्य में ये 4 वर्ग के न्यायालय होंगे। एक तो सेशन न्यायालय का कोर्ट होगा, दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का क्या होगा? दंड न्यायालय होंगे, होंगे ही होंगे। क्लियर? तो ये बातें हो गई। फिर धारा हम लोग क्या देखेंगे? 7 देखेंगे। धारा 7 क्या बात करती है? प्रादेशिक खंड के बारे में बात करती है। तो इस धारा में आप देखेंगे 4 उपधाराएं हैं। देखिए मैं ये हमेशा याद करवाता हूँ कि जब आप धारा पढ़िए कि पहले जानिए कि धारा 6-7, धारा 7 में क्या बात की गई है? प्रादेशिक खंड। अच्छा ठीक है, धारा 7 प्रादेशिक खंड। अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए धारा 7 प्रादेशिक खंड। ठीक, अब इसमें कितनी उपधाराएं हैं? 4 उपधाराएं थी। कितनी थी? 4 थी। ऐसे सोचिए पढ़ने के समय, तब फिर इसमें आपको क्लियर होगा कि 4 बातें हमको याद करना होगा। तो पहली उपधारा देखोगे कि प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा। प्रत्येक राज्य क्या होगा? एक सेशन खंड होगा या सेशन खंड से मिलकर बनेगा और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजन के लिए एक जिला होगा और जिले से मिलकर बनेगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, मतलब राज्य क्या होगा? एक सेशन खंड होगा एवं प्रत्येक सेशन खंड क्या होगा? एक या अधिक जिलों से मिलकर बनेगा। यानी सेशन खंड अगर हमको बनाना होगा पहले तो एक राज्य को हम सेशन खंड मानेंगे और प्रत्येक जो सेशन खंड होगा उसको एक या अधिक जिलों से मिलकर बनाया जाएगा। ये बात कहाँ की गई है? उपधारा जो 7 की 1 में। 2 और 3 में क्या बात की गई है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से, किससे? उच्च
उच्च न्यायालय के परामर्श से क्या करेगा, खंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकता है, राज्य सरकार, किससे, उच्च न्यायालय के परामर्श से। और जिलों को उपखंडों में विभाजित कर सकता है। एक तो खंडों की सीमाएं या संख्या में परिवर्तित कर सकता है, दूसरा है जिलों को उपखंड में विभाजित कर सकती है। फिर हम बात करते हैं उपधारा इसकी 4 की। 7 में क्या बात की गई है, 7 के 4 में इस संहिता के प्रारंभ के समय जो सेशन खंड जिले एवं उपखंड में विद्यमान थे इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। यानी कि इस संहिता के मतलब यह संहिता अभी बनी है तो इससे पहले भी हमारे यहाँ ये सब व्यवस्था पहले से थी, तो माना जाएगा कि इस संहिता के अधीन वो बनाए गए हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैं कोशिश करता हूँ हर एक बात को बहुत क्लियर से आपको समझा दिया जाए। मेरे पास कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से पढ़िए और अच्छा करिए। फिर बात की जा रही है धारा 8। आपको धारा 6 पढ़ लिया जिसमें दंड न्यायालय के वर्ग थे, धारा 7 पढ़ लिया प्रादेशिक खंड। अब हम बात करेंगे धारा 8 की। धारा 8 क्या बताता है, सेशन न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन की बात यहाँ पर की गई है। तो सेशन न्यायालय के में जब आप जाओगे तो इसमें 8 उपधाराएँ हैं। कितनी उपधाराएँ हैं, 8 उपधाराएँ हैं। 8 उपधाराएँ हैं यानी कि लंबी बातें इसमें की गई हैं। सेशन न्यायालय, राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित क्या करेगा, राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। दूसरी बात की गई है सेशन न्यायालय कौन स्थापित करेगा, राज्य सरकार। क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। दूसरी उपधारा में बताया गया है कि ऐसा न्यायालय में एक पीठासीन न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। यानी कि सेशन न्यायालय में जो पीठासीन अधिकारी होगा, एक पहले हमने क्या किया, स्थापित करवा दिया सेशन न्यायालय, फिर उसमें मैंने एक पीठासीन अधिकारी बैठा दिया और पीठासीन अधिकारी को कौन नियुक्त कर रहा है, उच्च न्यायालय। फिर हम तीसरे में क्या करेंगे, उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता प्रयोग हेतु बैठा देगा। यानी हमने जो सेशन न्यायालय 1 में बनाया था उसी में मैंने पीठासीन अधिकारी के रूप में सेशन न्यायालय को बैठा दिया उच्च न्यायालय के द्वारा। और उच्च न्यायालय फिर क्या करेगा, अपर सेशन न्यायाधीश को भी उसी न्यायालय में बैठा देगा और सेशन न्यायालय में अधिकारिता प्रयोग करने हेतु उसको रख देगा। तो उपधारा 3 में हम क्या कर दिए हैं, हम अपर सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कर दिए हैं। और उपधारा 2 में हमने सेशन न्यायालय को रख दिया था। फिर 4 में हम क्या देखते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी एक उच्च न्यायालय ही ये कर सकता है कि एक जगह का वो सेशन न्यायाधीश होगा तो दूसरी जगह का वो अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त कर देता है, नियुक्त कर सकता है। क्लियर। 5वीं बात यहाँ पर की गई है कि जब किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, यानी कि सेशन न्यायाधीश नहीं होता है, तब क्या होगा, अपर या सहायक न्यायाधीश भी नहीं है, सेशन न्यायाधीश भी नहीं है, अपर या सहायक न्यायाधीश भी नहीं है, सेशन न्यायाधीश नहीं है, तब वहाँ पर वह मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा अर्जेंट आवेदन निपटाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। अर्जेंट क्या है, व्यवस्था कर सकता है। फिर बैठक के बारे में बात की गई है हमारी 6 में। तो बैठक की सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक उस स्थान पर करेगा जो हाईकोर्ट विनिर्दिष्ट करे। फिर हम 7 में देखेंगे कि सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश के बीच कार्य वितरण के संबंध में आदेश दे सकता है। मतलब अपर सेशन न्यायाधीश के कार्य के बीच जो वितरण के बारे में है वो कौन करवा सकता है, सेशन न्यायाधीश। उपधारा 8 में बात की गई है कि सेशन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में एडीजे और एडीजे की अनुपस्थिति में सीजीएम आदि आवश्यक मामलों का क्या है, निपटारा कर सकता है। क्लियर। तो ये धारा आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपके सेशन खंड मतलब सेशन न्यायालय की स्थापना करवा दी गई 1 में राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। 2 में मैंने आपको सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति करवा दी हाईकोर्ट के द्वारा। 3 में हमने अपर सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति करवा दी। 4 में हमने देखा कि जो अगर वो
दोनों व्यक्ति नहीं हैं, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश अर्जेंट मामला है, निपटा सकता है। फिर आपने देखा कि 6 में अगर बैठक के बारे में बात कर दी गई है, तो इस तरीके से मैंने इस पूरी धारा को आपको पढ़ाने की कोशिश की है। भी धारा 9 की बात करते हैं। धारा 9 में है न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। कहाँ पे न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की गई है? धारा 9 में। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मैंने एक महीने सेशन खंड में सेशन कोर्ट की स्थापना करा दी। उसके बाद हमको मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना करवाना है। तो जब मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना करोगे तो इसमें 3 उपधाराएँ हैं। कितनी हैं? 3 उपधाराएँ हैं। पहली उपधारा में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय एवं स्थान राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से स्थापित कर सकती है। मतलब प्रत्येक जिले में प्रथम और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की न्यायालय जितने अब राज्य सरकार चाहती है उच्च न्यायालय के परामर्श से स्थापित कर सकती है। तो न्यायालय स्थापित कौन कर सकता है? राज्य सरकार। परामर्श किससे लेना होगा? उच्च न्यायालय से। फिर नियुक्ति के बारे में बात करता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जो होगा इनकी नियुक्ति की जाएगी। किसकी? प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होगी। फिर शक्तियाँ क्या प्रदान की जाएंगी? हाईकोर्ट आवश्यकता होने पर सिविल न्यायाधीश को प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान कर सकती है। ये बात कहाँ की गई है? उपधारा 3 में कही गई है। तो इतनी बातें आप सबको क्लियर हो गई। अब 10वीं धारा क्या कह रही है? 10वीं धारा कह रही है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। तो इसमें नियुक्ति क्या होगी कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक जिले में जो हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को हम क्या कर सकते हैं? CGM नियुक्त कर सकते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त। यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उच्च न्यायालय ही नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकते हैं। ये बात कहाँ पे की गई है? उपधारा 1 में की गई है कि उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। दूसरी उपधारा कहती है कि उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कहाँ पे बात की गई है? उपधारा 2 में। 3 जब आप पढ़ोगे तो बात करते हैं कि उच्च न्यायालय जैसा अवसर अपेक्षित करे किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में, यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है। कौन? उच्च न्यायालय। सारी कौन नियुक्ति कर रहा है? उच्च न्यायालय। तो 1 में आपने पढ़ लिया कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। 3 में आपने देखा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। 4थे में आपको बताई गई है उपधारा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की ऐसी शक्ति भी होगी और उनका प्रयोग करेगा जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निमित्त करे। यानी पर्यवेक्षण कर सकता है। 4 उपखंड मजिस्ट्रेट पर कौन पर्यवेक्षण करता है? जो हाईकोर्ट उसको साधारण शक्तियाँ देगा उसके हिसाब से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर धारा 11 हमको देखना है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब हमने मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ लिया था, मजिस्ट्रेट न्यायालय का गठन 9 में करवा दिया था। 10 में हमने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जो उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करवा दी। अब हम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करवा रहे हैं। अब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन कर सकता है? ये बात धारा 11 में बात की गई है। धारा 11 कहती है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो वह किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी विशेष मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्राप्त या प्रदत्त की गई जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगा। यानी कि राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करेगी, अनुरोध करेगी कि कोई भी जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है उस पद धारण करने वाले को प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दे दी जाएं।
हम देखो यहाँ पर संक्षिप्त में लिख के लाए हैं कि नियुक्ति कौन करेगा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा। कैसे करेगी, उच्च न्यायालय से अनुरोध पर। क्या करेगी, उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार में कोई पद धारण किए हो द्वितीय वर्ग या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकता है। इसका कार्यकाल उपधारा 2 में दी गई है, 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। फिर अगली धारा हम जो पढ़ेंगे धारा नंबर 12। धारा 12 क्या कहती है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता क्या है। तो उपधारा 1 देखते हैं कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन कौन होगा, सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और उसके अधीन कौन होगा, उन क्षेत्रों की परिसीमाएं निर्धारित करेगा और जिसके भीतर धारा 9 और 11 के मजिस्ट्रेट है अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये उपधारा 1 में बात की गई। अगली धारा हमको पढ़ना है धारा 13। धारा 13 क्या कहती है, न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, यानी कि उपधारा 1 जब इसमें देखोगे तो कहते हैं कि प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीन होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अंतर्गत होगा, सेशन न्यायाधीश के अधीन होगा, एवं प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा। ये उपधारा 1 कहती है। उपधारा 2 जब देखोगे तो इसमें बात की गई है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समय समय पर अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य वितरण संबंधित नियम आदेश दे सकता है। जो उसके अधीन है, जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, तो उनके लिए समय समय पर कार्य का वितरण और नियम का आदेश कौन दे सकता है, सीजीएम देता है। लेकिन आपको लगेगा कोर्ट ऑफ सेशन बड़ा है वो दे सकता है, नहीं, आपको याद करके जाना है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ये काम कर सकता है। फिर धारा 14 बात करती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय के एक वर्ग में आता है, चौथे नंबर पे आपने देख लिया था। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात कहाँ की गई है, धारा 14 में मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, इसमें 6 उपधाराएँ हैं, ठीक है। तो पहली 14(1) में क्या बात की गई, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, लेकिन उनमें से एक को वो डीएम नियुक्त करेगी। मतलब राज्य सरकार चाहे एक जिले में जितने उसको मन हो उतने रखे क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को क्या करेगा, डीएम नियुक्त करेगा। क्या करेगा, डीएम नियुक्त करेगा। ये बात कहाँ पे की गई है, 14(1) में। 14(2) में बात की गई है कि उनमें से किसी एक को एडीएम नियुक्त करेगा। क्या करेगा, एडीएम नियुक्त करेगा, ठीक है। फिर 3 में बात की गई कि डीएम की अनुपस्थिति में जो है, डीएम के अनुपस्थिति में क्या होगा, जब उपधारा 3 पढ़ोगे, जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसे अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता पर जिला मजिस्ट्रेट को, यानी कि जो उत्तरवर्ती आएगा उसकी बारे में बात की गई है। अगर वो डीएम साहब नहीं है तो उत्तरवर्ती के द्वारा काम किया जाएगा, जो स्पेशल हमारे जो मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो कहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है किसी एक को एसडीएम का भार दे सकती है। उपधारा 4 के अंतर्गत एसडीएम की नियुक्ति कहाँ पे होती है, उपधारा 4 के अंतर्गत कौन करती है, राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट विशेष या साधारण आदेश द्वारा उपधारा 4 की अपनी शक्तियाँ डीएम को दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट विशेष या साधारण धारा उपधारा 4 की अपनी शक्तियाँ डीएम को दे सकती है, यानी जो एसडीएम को है, ठीक। फिर 6 में बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ पुलिस आयुक्त को दे सकती है, यानी पुलिस आयुक्त भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारा काम कर सकती है। तो आपने देखा था कि जितनी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में नियुक्तियां हो रही थी वो सारी नियुक्तियां कौन कर रहा था, उच्च न्यायालय। लेकिन यहाँ पर सारी नियुक्तियां कार्यपालक के रूप में कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। ये याद रखना है। फिर अगली धारा है 15, जो केवल आपको इतने पढ़ना है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात कहाँ पे की गई है, तो 15 में। और अभी आपने देखा था कि जो आपके जो न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष थे उनकी बात 11 में, तो 11, 15 एक साथ पढ़ना है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट 11 और
विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट 15 में। नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। अवधि कितनी होगी? जितनी राज्य सरकार उचित समझे। पूछते कितने साल, महीने, साल के लिए बनाए जाएंगे, तो जितनी राज्य सरकार समझे उतना के लिए बनाएंगे। उनके पास शक्तियाँ क्यों होते हैं? जो इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जाती है, वही शक्तियाँ इनको भी प्राप्त हो जाती हैं। धारा 16 क्या पढ़ना है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता क्या होती है? तो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। जिला मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राज्य सरकार के अधीन डीएम साहब हैं, डीएम के अधीन अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, और स्थानीय अधिकारिताएँ जो परिनिश्चित की जाएँ वो वहाँ पे ये अपना काम कर सकते हैं। ऐसे परिनिश्चय द्वारा उपबंधित के सिवाय मजिस्ट्रेट की अधिकारिता शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र बना रहेगा, यानी वो अपने पूरे जिले में सर्वत्र रूप से काम कर सकते हैं। ये बात हो गई 16 की। फिर 17 क्या कहती है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ किसके हैं? तो एडीएम अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट डीएम के अधीन होते हैं। एडीएम डीएम के अधीन नहीं होता, वो डायरेक्ट राज्य सरकार के अंतर्गत काम करता है, लेकिन और जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं वो सब डीएम के अधीन होंगे। एसडीएम उपखंड से भिन्न प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखंड में कार्य का प्रयोग कर रहा है, डीएम के साधारण नियंत्रण में रहते हुए एसडीएम के भी अधीनस्थ होगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों ने देख लिया। फिर धारा 18 क्या कहती है इसके बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बनना भी है। लोक अभियोजक आप सभी को बनना है ना? लिख दीजिए आप लोग कमेंट में यस या नो। 18 बात करती है लोक अभियोजक, पीपी, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पर बात की गई है, इसमें जब आप जाओगे तो आप जब इस उपधारा को देखेंगे, इसमें 9 उपधाराएं हैं। 18 में 9 उपधाराओं की बात की गई है। पहली उपधारा बात क्या करती है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो हमने सीजी करके लिखा है या एसजी करके लिखा है, तो सीजी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट या एसजी का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अभियोजन, अपील या किसी अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक और एक या अधिक एपीपी की नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि अपर लोक अभियोजक की नियुक्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप सभी को? यानी कि लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। किस लिए करता है? अभियोजन, अपील या किसी अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक या एक से अधिक एपीपी जो है अपर लोक सहायक की नियुक्ति कर सकते हैं। कैसे? उच्च न्यायालय के परामर्श से। क्लियर? लेकिन यहाँ पे बात की गई है परंतु दिल्ली में केंद्रीय सरकार जो है दिल्ली हाईकोर्ट से परामर्श पश्चात पीपी और एपीपी नियुक्त करेगी। क्लियर हो गया? मतलब स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पर अधिकार नहीं है, वहाँ पर केंद्र ही सरकार केवल करेगी। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो लोक अभियोजक की आपने बात देख ली 1 की। फिर बात की जा रही है 2 में। 2 में क्या बात कही जा रही है कि केंद्र सरकार जिले में किसी मामले के संचालन हेतु एक या अधिक पीपी नियुक्त कर सकती है। केंद्र सरकार जिले में पीपी नियुक्त कर सकती है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और राज्य सरकार 3 में कर सकती है, एक या अधिक। क्लियर? जिले में बात हो गई, मतलब पहले तो एक हाईकोर्ट में नियुक्ति की बात है, हाईकोर्ट के उससे लेकर, और अब जिले में केंद्र और राज्य दोनों कर सकती हैं, उसकी बात 2 और 3 में हो गई। चौथी में है डीएम सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे लोगों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो पीपी और एपीपी बनने योग्य हैं। तो डीएम क्या करता है? सेशन न्यायाधीश के परामर्श से। किससे परामर्श लेता है? सेशन न्यायाधीश के परामर्श से नामों के पैनल तैयार करेगा, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपर लोक सहायक अभियोजक नियुक्त करने के लिए एक लिस्ट तैयार करता है, पैनल तैयार करता है। ठीक है? और डीएम इस द्वारा जो तैयार पैनल में कौन कौन से व्यक्ति होंगे? जिस व्यक्ति का नाम नहीं होगा वह पीपी या एपीपी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये उपधारा 5 में बात की गई है। फिर इसकी पात्रता क्या है कि ये जो बनेंगे, तो पीपी या एपीपी का जो अनुभव है वो 7 वर्ष वकालत का अनुभव होना चाहिए। जो 8 में बताया गया कि विशेष लोक अभियोजक जो बनेगा उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। इस पे लैंडमार्क जजमेंट है विनय कुमार बनाम यूपी।
याद रख के जाना है। विनय कुमार बनाम जो है यूपी। इतनी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे सेक्शन 18 का। अगर हम डायग्राम देखते हैं तो लोक अभियोजक क्या होता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार हाईकोर्ट के परामर्श के बाद प्रत्येक हाईकोर्ट के लिए अभियोजक कार्रवाई या अपील के संचालन के लिए एक पीपी या एक से अधिक एपीपी नियुक्त कर सकती है। एक लोक अभियोजक या एक अधिक अभियोजक पात्रता है 7 वर्ष और स्पेशल के लिए 10 वर्ष की बात की गई है 7 उपधारा 8 में। फिर 9 और 8 में बात की 9 और 8 में बात की गई है सब क्लास के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के ने विधि व्यवसाय किया है या पीपीआईपी अन्य विधि अधिकारी की सेवा की है या समझा जाए कि उसने विधि व्यवसाय किया गया है, ये बात करी गई है यहाँ पर। तो एक तरीके से आपने ये बातें समझ ली है। फिर है सहायक लोक अभियोजक अधिकारी, यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको बनना है। तो उसके बाद में बात कहाँ की गई है 19 में। तो नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। लेकिन कब की जाएगी, तो जब सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध ना हो तब क्या होगा, डीएम किसी अन्य व्यक्ति को एपीपी नियुक्त कर सकता है। अगर सहायक लोक अभियोजक नहीं तो डीएम किसी अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर, परंतु ऐसे व्यक्ति अधिकारी को पुलिस नियुक्त नहीं करेगी जो अन्वेषण में भाग ले रहा है। मतलब पुलिस अधिकारी को नियुक्त नहीं करेगा जो अन्वेषण में भाग ले रहा है अथवा जो पुलिस निरीक्षक के पंख से नीचे है, तो उसको क्या कर सकता है, डीएम नियुक्त नहीं करेगा। इतना ही आप सबको पढ़ना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर माथे मंची नहीं करना है। अगले हमारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय के बारे में बात की गई है, वो 20 में बात की गई है। 20 में स्थापना कौन करता है, राज्य सरकार करती है। योग्यता क्या है, अभियोजन निदेशक की नियुक्ति जो होगी वो 15 वर्ष वकालत का अनुभव हो या सेशन न्यायाधीश रहा हो। क्लियर। फिर अभियोजक सहायक जो नियुक्त किया जाएगा उसको 7 वर्ष वकालत का अनुभव हो या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो। तो उसको यानी कि जो स्थापना करेगा अभियोजन निदेशालय का वो राज्य सरकार करेगी। उनमें जो अभियोजक निदेशक की जो योग्यता है वो 15 वर्ष की वकालत का अनुभव हो या सेशन न्यायाधीश रहा हो। या अभियोजन सहायक निदेशक अगर नियुक्त किया जाएगा तो 7 वर्ष की वकालत का अनुभव या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो। तो इस धारा के ऊपर राज्य सरकार के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होती, ये बात इतनी याद रखना। इंपॉर्टेंट बातें ही याद रखना, बहुत लोड लेकर पढ़ के नहीं जाना है। क्लियर हो गई। अब हम लोग अगले चैप्टर पे बात करेंगे। अगला चैप्टर है हमारा अध्याय 3 न्यायालयों की शक्ति। न्यायालय की शक्ति के बारे में कहाँ पे बात की गई है, अध्याय 3 में, जो धारा 21 से लेकर 29 तक बात की गई। इंपॉर्टेंट है, जब आपको यही नहीं पता होगा कि न्यायालय की शक्ति क्या क्या है, इसमें आप जानोगे कि सेशन न्यायालय की शक्ति क्या है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की कितनी शक्ति है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति कितनी है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कितनी दे सकती शक्ति। इनकी शक्तियों के बारे में आप जब जानोगे तब आपको वास्तव में पता चलेगा कि आखिर हमारा ये पूरा लीगल सिस्टम जो आपराधिक मामलों से संबंधित है उनमें किसके पास कितनी ताकत है, कितनी पावर है, उसके बारे में बात कहाँ पे की गई है, धारा 21 से लेकर 29 तक। धारा 21 क्या कहती है, उच्च न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। ये बात करना चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन से न्यायालय हैं जिनके द्वारा अपराध क्या है, विचारणीय है, यानी अपराध की वो सुनवाई कर सकते हैं, विचारण कर सकते हैं उन पर। इसकी बारे में बात की गई। वो कौन कौन से न्यायालय हैं, तो कहा था न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, उनकी बात कहाँ पे की गई है, 21 में। धारा 22 बात करती है कि दंडादेश, मतलब दंडादेश यानी दंड दे सकते हैं कौन कौन, हाईकोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, वो जो दंड दे सकते हैं उनके बारे में बात कहाँ पे की गई है, उनके बारे में बात 22 में की गई है। 21 में की गई है अपराध जिनके द्वारा विचारणीय है, 22 में की गई है दंडादेश जो हाईकोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन दे सकते हैं। फिर बात 23 है और 24 में की गई जो अन्य दंडादेश दे सकते हैं। कौन, धारा 23 में मजिस्ट्रेट और धारा 24 में जुर्माना नहीं दोगे तो जो दंडादेश मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, उसके बारे में प्रावधान कहाँ है, 24 में। फिर शक्तियों के बारे में बात की जाती है कि शक्तियाँ कहाँ पे हैं, तो धारा 26 और 28 एक साथ पढ़ना है। इसमें शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग बताया गया है 26 में, 28 में है शक्तियों को वापस लेना, यानी ढंग 26 और शक्ति का वापस लेना 28।
फिर बात की गई है धारा 27 और 29 एक साथ पढ़ना है कि नियुक्त अधिकारियों की शक्ति क्या होगी, जो अधिकारी कोर्ट में नियुक्त कर दिए जाते हैं उनकी शक्ति क्या होगी, और 29 में न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट के पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया जाना है। यानी कि उनके बाद जैसे मान लीजिए आज कोर्ट ऑफ सेशन किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो जो उनका उत्तरवर्ती आएगा उनके द्वारा सुनवाई किया जाएगा, उसके बारे में बात कहाँ की गई है, धारा 29 में। तो डायग्राम आप सभी को समझ में आ गया होगा। धारा 21 अपराध जिनके द्वारा विचारणीय है, धारा 22 जो दंडादेश देंगे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, धारा 23 और 24 में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट देगा या जुर्माने के कारण जो मजिस्ट्रेट देगा, 23 और 24 पढ़ना है। 28 और 26 28 एक साथ, शक्ति का ढंग और शक्ति को वापस किया जाना। तो एक तरीके से ये आप लोग देख लेंगे, चार्ट याद कर लेंगे, उसके बाद धारा को पढ़ेंगे। तो धारा 21 क्या कहती है, धारा 21 जब आप पढ़ोगे तो इसमें बात की गई है ABCD करके 2 बातें कही गई हैं। पहली बात है कि न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, अपराध किसके अंतर्गत, BNS 2023 या अन्य कानून के अंतर्गत किया गया है। अपराध कहाँ, कौन कौन अपराध की बात ये धारा करती है, तो एक तो जो वो अपराध के लिए दंड देता है जो BNS के अंतर्गत दंडनीय बनाए गए, या अन्य कानून के अंतर्गत आपने कोई अपराध किया है उसके बारे में बात की गई है। तो जहाँ पर क्या कहते हैं कि जो BNS के अंतर्गत जो अपराध होगा उसका विचार कौन करेगा, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। मतलब आप यही पढ़ना चाह रहे हैं कि अपराध का विचारण कौन करेगा, कौन सा न्यायालय करेगा। तो BNS के अंतर्गत का अपराध होगा या तो उसका विचारणीय न्यायालय होगा उच्च न्यायालय, या सेशन न्यायालय होगा, या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया जाएगा जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। यानी प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है, जो इसी की जब आप लास्ट में जाओगे अनुसूची दी गई है 2, तो इसकी पहली अनुसूची में बताया गया है कि ये आपने अपराध किया तो इसके लिए आपको ये न्यायालय फर्स्ट क्लास सुनेगा, आपने 7 वर्ष का किया है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किया गया। ऐसे ही होगा कि इतना दंड की एक सीमा होगी, उस दंड की सीमा तक कोर्टों को डिवाइड कर दिया गया है कि कौन सा कोर्ट कौन सा दंड के लिए सुनवाई करने के लिए योग्य है। क्लियर। फिर अन्य कानून में भी यही है, उच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय जो प्रथम अनुसूची में दर्शाया है उसको अपराध का विचारण करने का अधिकार है। परंतु बात की गई है कि BNS की जो 2023 की जो धारा 64 है, 65 है, 66 है, 67 है, 68 है, 69 है, 70 है, इसके अधीन अगर अपराध का विचारण कोई कर रहा है तो उसमें जो यथासाध्य हो तो ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें पीठासीन अधिकारी महिला हो। तो आप देखेंगे कि जो 64 में बात की गई है कि आखिर BNS की धारा 64 क्या है, तो 64 जब आप देखोगे तो वहाँ पे गए बलात्संग के लिए दंड, यानी कि बलात्कार से संबंधित जो दंड है उसके संबंध में अगर कोई सुनवाई की जा रही है तो उसमें ये होगा कि ज़्यादातर ये होना चाहिए कि महिला ही पीठासीन अधिकारी हो। फिर 65 में बात क्या की गई है, 65 में है कि कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें अब बलात्संग के लिए दंड है, उसकी बात 65 में की गई है। 66 में बात की गई है BNS में कि पीड़ित की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड 66 में की गई है। 67 में है पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन किया जा रहा है, उसके लिए अगर तो है तब भी महिला होनी चाहिए। 68 में है कि प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन किया जा रहा है। 59 में है प्रवंचनापूर्ण साधन द्वारा किसी के द्वारा मैथुन किया जा रहा है। 70 में सामूहिक बलात्कार के बारे में बात किया जा रहा है। 71 में बात किया जाता है पुनरावृत्ति अपराधों के लिए दंड, यानी कि अगर इन धाराओं से संबंधित जो बलात्कार संबंधित है, जहां महिला के विरुद्ध अपराध किया जाता है, तो उसमें जब सुनवाई कोर्ट करेगा, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो सेशन न्यायालय हो, कोई भी अन्य हो जो प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया, वहाँ पे जब सुनवाई विचारण किया करा जाएगा तो ज़्यादातर ये हो कि वहाँ पर जो अधिकारी हो, हमारा जो कोर्ट का अधिकारी हो, न्यायाधीश हो, वो सारे कौन हो, वो महिला हो, पीठासीन अधिकारी, तब उसकी सुनवाई की जाए। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बोर मत होना, लेकिन समझना इतना ही है, बहुत जल्दी नहीं है, ज़रूरत नहीं है हमको बहुत तेज़ी से साथ पढ़ने की, हमको ज़रूरत है समझने की, क्योंकि ये हमारा बेस है, इसी पे आप पूरा काम करेंगे वकालत में, इसी से आपको नौकरी मिलेगी। धारा 22 क्या कहती है, दंडादेश, जो कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दे सकते हैं। दंडादेश कौन है,
हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट क्या दंड दे सकता है? कोई भी दंड, यानी विधि द्वारा स्थापित कोई भी दंड कौन दे सकता है? हाई कोर्ट दे सकता है। सेशन न्यायालय और अपन शासन न्यायाधीश ये कितना दंड दे सकते हैं? ये भी कोई भी दंड दे सकते हैं। लेकिन जब ये मृत्यु दंड देंगे किसी व्यक्ति को, तो ये हाई कोर्ट जो होगा संबंधित राज्य का, उससे क्या करेंगे? धारा 407 के अंतर्गत पुष्टि करवाएंगे, तब वो दंड। यानी कि आपने देखा कि जो धारा 22 है उसमें कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दंड दे सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट विधि द्वारा स्थापित कोई भी दंड दे सकते हैं। सेशन न्यायाधीश भी कोई भी दंड दे सकते हैं, लेकिन जब मृत्यु दंड किसी को देंगे तो हाई कोर्ट से उसके बारे में पुष्टि कराएंगे धारा 407 के अंतर्गत। या ये धारा पूछ ली जाती है कि किस धारा के अंतर्गत हाई कोर्ट पुष्टि करवाता है, तो धारा 407 के अंतर्गत। फिर है कि धारा 23 में जब पढ़ते हैं कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। अब मजिस्ट्रेट दंडादेश को कितना दे सकते हैं? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है? 7 साल तक का। और जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है सजा कितना दे सकता है? 3 साल तक का। और जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो 1 वर्ष या जो है 1 वर्ष तक के दे सकता है। थोड़ा यहाँ पर जुर्माना नहीं है, तो आप लोग सेक्शन जाके देख के पढ़ लेना। सेक्शन में क्या कहा गया है उसको मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि जब इसमें जाओगे तो उप 3 सेक्शन हैं, उपधारा 3 है 23 में बात की गई कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंड के सिवाय विधि द्वारा अपराधगत कोई भी दंड दे सकते हैं। यानी कि वो 7 वर्ष तक के क्या कर सकता है? दंड दे सकता है। कौन? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है? ये भी क्या करेगा? या 3 वर्ष से यह क्या कहता है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 50,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का या सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है। यानी कि ये 3 वर्ष तक के दंड दे सकता है, 50,000 रुपया जुर्माना लगा सकता है, या दोनों का या सामुदायिक दंडादेश दे सकता है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया कि 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 10,000 रुपये तक के जुर्माना का दंड दे सकता है। सामुदायिक सेवा से क्या तात्पर्य है इसके बारे में स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। फिर धारा 24 और 25। 24 क्या बात करती है? जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। यानी कि जुर्माना कितना होगा? जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, परंतु धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं है और 1/4 से अधिक मुख्य दंडादेश नहीं दे सकता। यहाँ पर बात है कि कोई भी जो जुर्माना आप नहीं दोगे, तो जुर्माना जो नहीं दोगे उसके लिए क्या प्रावधान है? तो कहते हैं जो धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति है उससे अधिक नहीं देगा जुर्माना दंड। और जैसे कि आपके हुआ क्या कि आपके किसी अपराध के लिए आपको 36 महीने का दंड दिया गया है, मतलब आपको क्या किया गया है? 36 महीने का, हाँ मान लीजिए दंड 12-3-36 यानी 3 साल का जो है आपको दंड दिया गया है। और 3 साल का दंड देने के साथ आपको जुर्माना भी दिया गया है। आप दंड तो 3 साल का हो गया, मान लीजिए आपको प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट सुनवाई कर रहा है किसी अपराध के लिए और आपको 3 वर्ष के लिए दंडित कर दिया है। और 3 वर्ष के लिए दंडित करने के बाद आप क्या है, जुर्माना भी आप पर कुछ लगा दिया, लेकिन आप जुर्माना नहीं दे रहे हो। लेकिन जब जुर्माना नहीं दे रहे हो तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? धारा 23 के अधीन जो उसको शक्ति है उससे अधिक दंड नहीं दे सकता, यानी 3 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता है। और जब जुर्माना उस पर लगाएगा तो 1/4 से अधिक नहीं लगाएगा। यानी कि जो उसको जो 36 महीने का दंड मिला है उसका 1/4 कर लेंगे तो 9 चौक 36 यानी 9 महीने का अतिरिक्त उसमें जो दंड उसको दिया जाएगा अगर जुर्माना नहीं देगा। यानी 3 वर्ष वो 9 महीना और जोड़ दिया जाएगा। क्लियर हो गया आप सभी को? धारा 24-25 क्या कहती है? एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए सिद्ध दोष पर दंडादेश। अगर एक ही विचारण किया जा रहा है और कई अपराधों के लिए सिद्ध दोष ठहरा है तब दंडादेश क्या होगा? जब कोई व्यक्ति 2 या अधिक अपराधों के लिए सिद्ध दोष हो तब न्यायालय बीएनएस की धारा 9 के उपबंधों के अधीन भिन्न दंडों में से उन दंडों का जिन्हें देने का न्यायालय सक्षम है, परंतु 20 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर भिन्न भिन्न अपराध किया है तो उसके बारे में अब पूरी धारा पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि नोट्स में बहुत चीज़ें कन्फ्यूज़न लिखे होते, किसी दूसरे ने बना दिया या उसको मैंने लिखा कहीं मन भटक गया तो नहीं पढ़ पाते ना, तो बेयर देख लेते हैं। धारा
जो हमारी 24 है, धारा 24 क्या कहते हैं, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारादंडादेश। और जो 25 हमको 25 पढ़ना है, एक ही विचार में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। इसमें उपधाराएं 3 हैं। जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया है, एक ही विचारण चल रहा है 2 अपराधों के लिए, जैसे मान लीजिए आपने हत्या भी किया, रेप भी किया, 2 अपराध हो गए, और तब न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकता है, न्यायालय दंडादेश दे सकता है। और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से चलने का आदेश देता है, या तो वो दंडादेश साथ साथ चलेगा या क्रमवर्ती चलेगा। इस बारे में उपधारा 25 की 1 में बता दिया गया है। 25 की उपधारा 2 में क्या कहा गया कि दंडादेश के क्रमवती होने की दशा में केवल इस कारण से कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी उच्चतर न्यायालय के समझ विचारण के लिए भेज दिया। मान लीजिए 2 दंड हैं, उसमें उसके लिए 3 साल की सज़ा में, एक में 4 साल की सज़ा है, या 3 की है 2 की है, तो 3 2 5 यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 साल सजा दे सकता है, लेकिन एक सुनवाई कर रहा है, एक में 3 साल का दंड है, दूसरे में 2 साल का है, तो दोनों सुनवाई कर सकता है। लेकिन जब टोटल जोड़ रहा है तो 5 होगा, तो उस मामले में क्या होगा, तो उसके मामले में कहा है किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडित नहीं करेगा। यानी कि 2 अपराध आप करे हो और दोनों में दंड अधिक है, फिर भी मैक्सिमम 20 वर्ष रहेगा, ये बात कर दी गई। फिर कहता है संकलित दंड उस मात्रा से दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए न्यायालय सक्षम था। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट 2 मामलों की सुनवाई कर रहा है, एक में 2 साल की सज़ा है, एक में 3 साल की सज़ा है, मान लीजिए दोनों में 3-3 साल की सज़ा है और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई कर रहा है, तो वो क्या 3 साल तक ही दंड दे सकता था, लेकिन वो दुगने तक दे सकता है। ये खाम में बताया गया है 2 के कि दुगने तक दे सकता है, यानी 3 दूनी 6 साल तक दे सकता है, लेकिन 6 के जब ऊपर होगा तो वो दंड नहीं दे सकता है। तो ये बात हो गई। फिर 25 की 3 उपधारा क्या कहती है, किसी सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन जिसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। यानी क्रमवर्ती दंडादेश का योग जो होगा एक दंड माना जाएगा। ये बात 25 के 3 में कहा गया। 26 आपको पढ़ लेना है। धारा 26 क्या बात करती है, 26 और 28 एक साथ पढ़ना है। शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग। तो 26 में कहा गया है कि इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उसके पद के आधार पर या पदाधिकारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों से सशक्त कर सकेगी। ऐसे प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किए गए हैं। क्लियर है। फिर 28 में बात की गई है शक्तियों को वापस लेना। ये केवल हेडिंग पढ़ लेना। उच्च न्यायालय राज्य सरकार शक्तियाँ वापस ले सकती है। क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय राज्य सरकार शक्तियाँ वापस ले सकता है। सीजीएम या डीएम ने यदि किसी को पावर दी है तो वो भी वापस ले सकते हैं। केवल इतनी बात पढ़ना है। फिर धारा 27 और 29 पढ़ना है। 27 क्या करती है, नियुक्त अधिकारियों की शक्ति। नियुक्त अधिकारियों की शक्ति में कितना पढ़ना है कि सरकारी सेवा में पद धारण करने वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई शक्ति दी है तो उसे किसी उच्चतर पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसके पास वही शक्तियाँ होंगी जो पूर्व में थी। क्लियर। 27 क्या कहती है। 29 क्या कहती है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना। यानी कि न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के रिटायर होने पर नेक्स्ट कौन आएगा, एडीजे एएसजे के मामले में यह सेशन न्यायालय जज निर्धारित करेगा कि लिखित आदेश मजिस्ट्रेट के मामले में सीजीएम डीएम अवधारित करेगा। ये क्लियर हो गया। यानी कि आपकी मैंने आज जो चैप्टर हमने 1.5 घंटे में 3 चैप्टर क्लियर कर दिया। यानी कि 39 जो आपको यहाँ पर चैप्टर पढ़ना है भारी भरकम जो यहाँ पर संख्या है उनमें से मैंने आपके 3 चैप्टर क्लियर कर दिया।
ये आपका पार्ट 1 है, इतनी ही वीडियो रहने दे रहे हैं, नहीं तो हम तो प्लान में थे कि 5-7 घंटा पढ़ा दिया जाए, लेकिन आप लोग ऊब रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो इसलिए यहीं तक हम रखते हैं। अगली वीडियो फिर आप सभी के लिए बना दी जाएगी पार्ट 2 करके, ये पार्ट 1 कर देंगे। 3 से 4 वीडियो में हम 1.5 घंटे की आपको वीडियो बना देंगे, क्योंकि अपलोड होने में भी समस्या होती है। तो आप सभी ने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया, आप लोग इतनी देर तक सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।